नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। इस समय जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, ईरान, इजराइल और अमेरिका वार में जो हिजबुल्लाह शामिल है वहां से आ रही है। अगर खबरों की माने तो हिजबुल्लाह ने कल एक दिन में 87 स्ट्राइक्स की हैं, यानी 87 जगह हमला किया है और कहा यह जा रहा है कि 21 मरकावा टैंक उड़ा दिए हैं। यह खबर जो मैं आपको दे रहा हूं यह तमाम जगहों पर है, लेकिन स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे टाइम्स ऑफ इंडिया यानी भारत के एक अखबार की खबर। 87 स्ट्राइक और 21 मरकावा टैंक। एक एक टैंक मिलियंस ऑफ डॉलर का आता है और अगर मान लीजिए कि एक टैंक पर 4 आदमी भी थे तो आप समझिए कि 80-85 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं केवल कल के कल। जाहिर है इजराइल एक दो की फोटो दिखा के कहेगा कि ये मारे गए हैं, इसके अलावा बाकी छुपा जाएगा जो बाद में कभी खबर आएगी। हिजबुल्लाह दरअसल लगातार एक तो हमला कर रहा है और दूसरा हालत यहां तक पहुंचा दी है। इजराइल के मंत्री दावा कर रहे थे कि लिटनी नदी जो है, जिसके इस तरफ का हिस्सा इजराइल का और उस तरफ का हिस्सा लेबनान का तय किया गया है, उस लिटनी रिवर पर पूरा कब्जा कर लें ताकि जो लेबनान वाला इलाका है वो अपने आप उनके कंट्रोल में आ जाएगा। ये दावा किया जा रहा था स्मोट्रिच द्वारा, जो इजराइल का मंत्री है, जिसका बेटा घायल पड़ा हुआ है इसी हिजबुल्लाह की लड़ाई में। और साथ में बात की जा रही थी, बहुत सारे लोग बात कर रहे थे, फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान आया था और भी कई लोगों का बयान आया था कि एक सीज फायर करवा दिया जाए लेबनान और इजराइल के बीच में। जब भी इजराइल हारने लगता है, जब भी इजराइल कमजोर पड़ता है, तो वेस्ट में बैठे जो उसके आका हैं वो तुरंत सीज फायर की बात शुरू कर देते हैं। और सीज फायर में होता क्या है कि एक पक्ष तो सीज कर जाता है लेकिन इजराइल लगातार फायर करता रहता है। ये हम कई बार देख चुके हैं। तो कल हिजबुल्लाह के जो चीफ है नईम कासिम, उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा कि बहुत सीधी सी बात है कि जब गोलीबारी चल रही है तो इजराइल के साथ बातचीत करने का मतलब सरेंडर है और हम किसी हालत में सरेंडर नहीं करेंगे, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। यह इंपॉर्टेंट किस लिए है? हिजबुल्लाह वाली बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? यह देखना कि हिजबुल्लाह लगातार मुकाबला कर रहा है, यह देखना कि हिजबुल्लाह ने बाकायदा इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ वार का जो हेडक्वार्टर है उसके ऊपर सीधा हमला किया है। यह देखना कि हिजबुल्लाह की मार से किरियात शमोना के जो मेयर हैं वो इतने परेशान हो गए कि मीटिंग में उन्होंने कहा कि अगर यह लड़ाई 1 महीने चली गई तो 10 लोग भी किरियात शमोना में दिखेंगे नहीं। लोग वहां से अपना घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है, नंबर 1, इजराइल ने यह घोषणा कर दी थी कि हिजबुल्लाह पूरी तरह से खत्म हो गया है। नंबर 2, जो लेबनान की अपनी सरकार है वो हिजबुल्लाह के खिलाफ है। हिजबुल्लाह के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके हथियार अपने कब्जे में ले लिए गए। यहां तक कि ईरान के जो वहां एम्बेसडर हैं उनको देश से चले जाने के लिए कहा गया। नंबर 3, सारी दुनिया की निगाह लगी हुई है ईरान और इजराइल के वॉर में और इसी का फायदा उठाकर हमला किया था। इस बार भी इजराइल ने, हिजबुल्लाह ने हमला नहीं किया था, इजराइल ने हमला किया था ताकि हिजबुल्लाह वाला जो इलाका है खासतौर पे साउथ लेबनान का, उस पर कब्जा किया जा सके। असर यह हुआ कि साउथ लेबनान से बड़ी संख्या में लोग चले गए हैं, गांव के गांव खाली पड़े हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार लड़ रहे हैं। आखिरी पॉइंट यह कि लेबनान के अंदर जो डिवाइड है, क्रिश्चियंस हैं, सुन्नी हैं, शिया हैं, द्रूज हैं, इसी फॉल्ट लाइन का फायदा उठाकर इजराइल कब्जा करना चाह रहा था लेबनान के बड़े हिस्से पर। वहां के जो क्रिश्चियंस हैं वो हिजबुल्लाह के साथ आ गए हैं। मैंने पहले भी आपको खबर दी थी, उन्होंने कहा पोप हमारे लिए कुछ नहीं करते, वेस्ट हमारे लिए कुछ नहीं करता, हमारे चाहे चर्च हो चाहे हमारे लोग हों, उनको बचाने का काम हिजबुल्लाह करता है, इसलिए हम हिजबुल्लाह के साथ हैं। तो क्रिश्चियंस पूरी तरह से हिजबुल्लाह के साथ आए हैं वहां पर, जिससे लेबनान का पूरा मामला इजराइल के लिए बिगड़ गया है। अब नेतन्याहू बात कर रहा है बफर जोन बनाने की। जाहिर है कि लेबनान के अंदर घुसकर जमीनों को कब्जा करने का जो प्लान उसका था वो 82 में भी हिजबुल्लाह ने फेल किया था और 2026 में भी हिजबुल्लाह फेल कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले वही बात, चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर चैनल को ज्वाइन करके हमारी ताकत बनना चाहें तो स्क्रीन पर जो आपको QR कोड दिख रहा है उसको स्कैन कर लीजिए या फिर कमेंट में जाकर, पिन कमेंट में जाकर, डिस्क्रिप्शन में जाकर जो हमने लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके 3 रुपए रोज से भी कम पे हमारे मेंबर बनिए, हमारी ताकत बनिए। अब चलते हैं ईरान की तरफ और जरूरी खबर देखते हैं। ईरान ने जो अपनी शर्तें जाहिर की हैं उनको बहुत गौर से देखने की जरूरत है।
आप देखते हैं कि जो फाइनल शर्तें दी गई हैं इसमें एक शर्त नहीं है जो पहले बात की जा रही थी। उसने ये नहीं कहा है कि जितने आपके अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में उनको आप खाली कर दीजिए। देखिए, एक तो अमेरिका इतनी आसानी से वो अड्डे खाली करेगा नहीं, और दूसरा उन अड्डों को इतनी बुरी तरह से बर्बाद कर चुका है ईरान की दोबारा बनाने में दसियों साल लग जाएंगे। इसलिए अगर इस मांग की छूट दी है ईरान ने तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मांग जोड़ी है और इसमें ना हिजबुल्लाह का नाम लिया है, ना हूथी का नाम लिया है और ना ही हमास का नाम लिया है। कहा यह है उसने कि जितने भी रेजिस्टेंस के हमारे पार्टनर्स हैं उनके ऊपर हमला बंद किया जाए, यानी हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान में, हूथी के ऊपर यमन में, हमास के ऊपर गजा में और कताइब हिजबुल्लाह जो है उसके ऊपर इराक में हमले बंद किए जाएं। यह डिमांड की है ईरान ने, और बाकी जो मुआवजे की डिमांड है और बाकी सारी चीजें हैं उन पर तो मैं काफी बात पहले भी कर चुका हूं। अब आप देखिए, ये डिमांड्स बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और मजेदार भी हैं। ईरान ने एक चीज क्लियर कर दी कि वो रेजिस्टेंस का साथ नहीं छोड़ रहा है। अगर 15 पॉइंट वाली डिमांड जो अमेरिका ने की है आप देखिए तो उसमें 2 पॉइंट इसी बात पर हैं कि आप जो है अपने पार्टनर्स का साथ छोड़ेंगे, यानी हिजबुल्लाह, हूथी, कताइब हिजबुल्लाह या फिर हमास का साथ छोड़ेंगे, और एक पॉइंट और है कि आप इनकी मदद नहीं करेंगे। यह डिमांड मानने की जगह ईरान ने बिल्कुल साफ किया है कि इनके ऊपर हमला बंद किया जाए, यानी बहुत सीधी सी बात है कि वो अपने रेजिस्टेंस पार्टनर्स का किसी भी हाल में साथ नहीं छोड़ने वाला है। वो जानता है कि जिस तरह का अरब वर्ल्ड है, जिस तरह का मिडिल ईस्ट की दुनिया है, उसमें इनका साथ में रहना बहुत जरूरी है। अगर हिजबुल्लाह नहीं होगा तो लेबनान के ऊपर चढ़ाएगा इजराइल, अगर हूथी नहीं होगा तो पूरे यमन में सऊदी अरबिया समर्थित जो सरकार है वो बन जाएगी, अगर हमास नहीं होगा तो गजा की लड़ाई खत्म हो जाएगी। और कताइब हिजबुल्लाह सबसे बड़ा आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है इराक में जो ईरान के लिए काम करता है। सीरिया पहले ही जा चुका है, इसलिए इराक और हिजबुल्लाह में ईरान का असर होना बहुत जरूरी है फ्यूचर में ईरान की सेफ्टी के लिए। इसलिए अपने रेजिस्टेंस पार्टनर्स को लेकर उसने जो शर्त रखी है वो बेहद इंपॉर्टेंट बन जाती है। देखना है बातचीत होती है नहीं होती है। अब बातचीत को लेकर सबसे ज्यादा जो बात हो रही है वो पाकिस्तान की बात हो रही है। कल हमारे यहां भी मीटिंग थी, ऑल पार्टी मीटिंग थी, और उसमें हमारे विदेश मंत्री महोदय कहते हैं हमें पाकिस्तान की तरह दलाल नहीं बनना है। अब यह अजीबोगरीब भाषा है। दो मुल्कों के बीच में समझौता जहां पर होता है या समझौता कराने वाला जो होता है, भले आपका दोस्त हो या दुश्मन हो, उसको दलाल कहना तो बहुत बेवकूफी की बात है। आप तैयार थे रशिया और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता करने के लिए, तो आप दलाल थोड़े हो गए। ओमान अगर अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता करा रहा था तो वो दलाल थोड़े हो गया। कतर अगर ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता करा रहा था तो वो दलाल तो हो नहीं गया। और आज ईरान में जो हालात हैं उसमें कोई समझौता करा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ रशिया, क्योंकि बाकी किसी में इतना दम नहीं है कि समझौता करा सके। तो उसको दलाल कहना अपने आप में बेवकूफी है। ठीक है, आप नहीं चाहते हैं दिल्ली में मीटिंग हो, या आपके चाहने के बावजूद दिल्ली में मीटिंग नहीं हो रही है, यह आपकी डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। आप जब इस जंग के ठीक पहले इजराइल जाते हैं और इजराइल का समर्थन कर आते हैं तो जाहिर है ईरान आपके ऊपर शक ज्यादा करेगा। आपको तो इस बात की खैर मनानी चाहिए कि अराक्ची ने जब दोस्त मुल्कों की बात की जिनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला गया है तो उसमें हिंदुस्तान की भी बात की। और मेरी अपनी रीडिंग है कि ये 3, 4, 5 राउंड की जो इन लोगों की आपस में बात हुई है उसमें इंडिया ने यह कमिट किया है कि अभी तक जो हुआ वो हुआ, आगे हम इजराइल का साथ नहीं देंगे, न्यूट्रल बने रहेंगे। शायद इसीलिए ईरान ने आपके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला है। बाकी जिन मुल्कों की बात की है, चाइना की, रशिया की, वो दोनों तो उसके साथ हैं, इराक उसके साथ है। पाकिस्तान और भारत की जो बात की है, ये दो मुल्क हैं जो खुल के उसके साथ नहीं आए हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला है। इसके अलावा स्पेन हो गया, जापान हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। दरअसल उसका कहना है कि जो मुल्क अमेरिका और इजराइल के साथ नहीं है उन सब के लिए हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल के रखा है। खैर, मैं बात दूसरी कर रहा था। पाकिस्तान में यह मीटिंग हो सकती है। हालांकि पाकिस्तान में जब किसी इंटरनेशनल मीटिंग की बात होती है तो मुझे 3 वाकये याद आते हैं जब पाकिस्तान ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दखल देने की कोशिश की। पहली कोशिश हुई थी 1970s में, जब हेनरी किसिंगर साहब को जाना था चाइना, और हेनरी किसिंगर बाकायदा पाकिस्तान आए थे, निक्सन आए थे, और पाकिस्तान से पाकिस्तान की जहाज में बैठकर ये लोग चाइना गए थे। नतीजा क्या हुआ? उसी साल 1971 में जब पाकिस्तान इंडिया वार हुआ,
बांग्लादेश वाला वार हुआ तो पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया और अमेरिका उसकी कोई मदद नहीं कर पाया। अब आप देखिए दूसरा, जिया साहब जो हैं, जनरल जिया उल हक, उन्होंने सोवियत संघ से अफगानिस्तान को मुक्त कराने के लिए अमेरिका की मदद की थी ताकि अफगानिस्तान अमेरिकी असर में आ सके। नतीजा क्या हुआ? तालिबान पैदा हुआ, जो हमेशा के लिए पाकिस्तान का सरदर्द बन गया है, आज भी तालिबान से लड़ रहे हैं। 9/11 के बाद पाकिस्तान को ज्यादा ही एक्टिव हुआ। ओसामा बिन लादेन को पहले शरण दिया, फिर उसको मरवाने में मदद की अमेरिका की, और कुल मिलाजुला के उसका नुकसान मिलियंस ऑफ डॉलर का मुआवजा अमेरिका को देकर चुकाना पड़ा, जिसका नुकसान आज तक पाकिस्तान झेल रहा है। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है इंटरनेशनल मुद्दों में हस्तक्षेप का। इस बार भी अगर पाकिस्तान में मान लीजिए मीटिंग होती है, मैं आपको 3 सिचुएशन बताता हूं। मान लीजिए पाकिस्तान में जब मीटिंग चल रही है, आने जाने में उसी समय अगर ईरानी प्लेन पर अमेरिका या इजराइल हमला कर देते हैं तो सोचिएगा पाकिस्तान का क्या हाल होगा, नंबर 1। नंबर 2, मान लीजिए बातचीत होती है और बातचीत टूट जाती है, उसके बाद अगर अमेरिका और इजराइल पाकिस्तान से कहते हैं कि इस जंग में हमारा साथ दो, ईरान पे अटैक करो, तो पाकिस्तान क्या करेगा? अगर ईरान पे अटैक करता है तो चाइना से दुश्मनी हो जाएगी, नहीं अटैक करता है तो अमेरिका और इजराइल उसको दुश्मन की तरह ट्रीट करेंगे। दोनों तरह से परेशानी है। और नंबर 3, अगर इतना शोर होता है और उसके बाद भी बातचीत नहीं होती है तो एक खास तरह की इंटरनेशनल बेइज्जती तो होगी ही। जितनी मेरी समझ है, मुझे लगता है कि अगर बातचीत होती भी है तो वो एक ही मुल्क है जहां बातचीत अब हो सकती है, वो है इजिप्ट। ओमान में इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ओमान के ऊपर शायद इजराइल और अमेरिका बिहेव ना करें। अमेरिका और इजराइल की लगातार मजम्मत करता रहा है ओमान। इजिप्ट एक ऐसा मुल्क है जिसने अपनी न्यूट्रलिटी बनाकर रखी है और इसलिए वहां पर बातचीत हो सकती है। लेकिन सवाल यही है, बातचीत होगी क्या? क्या बातचीत में ईरान की शर्तें अमेरिका मानेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका की शर्तें ईरान नहीं मानेगा, ये तो सब जानते हैं। अब आप कुछ बयानात देखिए जिनसे अंदाजा लगता है कि आगे क्या हो सकता है। अचानक से यह खबर आई कि नेतन्याहू ने अपनी सेना से कहा है कि ईरान पर हमला बढ़ा दो और अगले 24-48 घंटे के अंदर ईरान के आर्मी के जितने इंस्टॉलेशन हैं सब खत्म कर दो। क्यों कहा है? क्योंकि उसको डर है कि अगले 48 घंटे में ट्रंप इस जंग से बाहर निकल सकता है। हालांकि बहुत कम प्रोबेबिलिटी है इसकी, लेकिन ट्रंप बीइंग ट्रंप, कोई नहीं जानता है कि वो क्या सोच रहा है। शायद नेतन्याहू ट्रंप क्या सोच रहा है इस बारे में हमसे आपसे ज्यादा जानता है। अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी अगर अगले 48 घंटे में ट्रंप बाहर निकल जाता है, लेकिन हम भी जानते हैं कि लगातार आर्मी उसकी आ रही है और खार्ग आइलैंड पर कब्जे की बात हो रही है, ईरान के अंदर घुसने की बात हो रही है। ईरान ने कई वीडियो जारी किए हैं और बताया है कि अगर ये जमीन पर उतरेंगे तो उसका क्या अंजाम होगा। चाइना की राइफल्स हैं उनके पास जिसमें कैमरा है और बाकी सारी चीजें हैं, और भी काफी तैयारियां हैं। मैं कई बार कह चुका हूं कि अमेरिका और इजराइल अपने हथियारों का, अपनी कैपेबिलिटीज का मुजाहिरा बहुत ज्यादा करते हैं, जबकि ईरान चुपचाप अपने हथियार बनाता है और उसको समंदर और जमीन के नीचे जो टनल्स बनी हुई हैं उनमें छुपाता चला जाता है। आप सोचिए, कल तक कहा जा रहा था कि ईरान के पास तो एयर डिफेंस है ही नहीं, और आज कंडीशन यह है कि 20 से ज्यादा अमेरिकन जहाजों को ईरान गिरा चुका है, और खबर यह आ रही है कि F-18 फाइटर जेट को गिराया है फिर से ईरान ने। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम कर रहा है। रोज नए तरह की मिसाइलें इजराइल की तरफ जाती हैं, गिरती हैं जमीन तक, और कितना नुकसान हो रहा है उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। एक वीडियो मैं देख रहा था, इजराइल की ही एक महिला ने लगाया है और उसमें वो कहती है कि यह गजा नहीं है, ये तेल अवीव है, और वाकई तेल अवीव आपको बुरी तरह से तबाह उसमें दिखाई देता है। वैसे मेरा सवाल यह है कि क्या गजा की तबाही नॉर्मल थी? क्या गजा तबाह हो गया इसका कोई दर्द नहीं है? दर्द नहीं है उनको, कम से कम इजरायलियों को कोई दर्द नहीं है, क्योंकि गजा जब तबाह हो रहा था तब तो ये तालियां बजा रहे थे, अब रो रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, यूनाइटेड नेशन से डिमांड कर रहे हैं कि देखो हमारे नागरिकों को मारा जा रहा है, हमारा घर तोड़ा जा रहा है। लेकिन जिस समय बेरूत में, दाहिया में, बेरूत में ही दाहिया है, दाहिया वो इलाका है जहां कहा जाता है कि हिजबुल्लाह की अच्छी खासी पकड़ है, तो दाहिया में कई घर गिराए गए, गजा में गिराए गए। ईरान में तो शुरुआत ही बच्चियों के स्कूल तोड़ने से हुई, बच्चियों को मारने से हुई, तब इनमें से किसी का कोई दर्द नहीं आया था। इसीलिए आज इनका दर्द सुनने को दुनिया तैयार नहीं है।
दुनिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि इजराइल का कितना नुकसान हो रहा है। बहुत सारे लोग तो खुश नजर आ रहे हैं कि अच्छा है इजराइल में घर गिर रहे हैं। बहुत सारे लोग शायद गजा के बच्चों का, गजा के घरों का बदला देख पा रहे हैं जब इजराइल में मिसाइलें गिर रही हैं और इजराइल में घर टूट रहे हैं। इजराइल के लोग परेशान हो रहे हैं, घबरा घबरा कर वीडियो बना रहे हैं, पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं और 10-10, 12-12 घंटे शेल्टर में रहने के बाद अपना दिमागी तवाजुन डिस्टर्ब पा रहे हैं। यह होता है। अगर शहर में आप गुंडई करेंगे, हर आदमी को मारेंगे, पीटेंगे, तो एक दिन जब आप पिटेंगे तो कोई नहीं आएगा आपके लिए कोई हमदर्दी दिखाने। वही हालत इजराइल की है। ऐसे में नेतन्याहू जब कह रहा है कि ईरान का 100% मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खत्म कर दो, तो सिर्फ हंसी आती है। इन तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर बस की बात होती तो शायद शुरू में ही 2-4-5 दिन में ही ईरान के सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस खत्म कर दिए गए होते, मिसाइलें खत्म कर दी गई होती, लॉन्चर्स खत्म कर दिए गए होते। दावा तो किया गया, दावा किया गया कि 90% खत्म हो चुकी हैं ईरान की मिसाइलें। नतीजा, ईरान लगातार रोज नई मिसाइलें फेंक रहा है और रोज नया नुकसान पहुंचा रहा है इजराइल को। नतीजा यह कि अब जेलेंस्की कह रहा है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो हैं हमसे एयर डिफेंस सिस्टम मांग रही हैं और हम उनकी मदद कर रहे हैं। जो जेलेंस्की कल तक खुद भीख मांग रहा था, जिसको व्हाइट हाउस में बुलाकर ट्रंप बेइज्जत कर रहा था, वो आज अमेरिका और मिडिल ईस्ट को अगर एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है तो आप समझ सकते हैं इनके हालात क्या हो चुके हैं। देखिए, अगर आप केवल पश्चिम के वीडियोस देखेंगे, अगर आप केवल पश्चिम के, जो अमेरिका के, इंग्लैंड के, इन सारे देशों के अखबार पढ़ेंगे या हमारे देश के गोदी मीडिया जैसा मीडिया देखेंगे, तब तो आपको लगेगा कि ईरान का ही नुकसान हो रहा है, इजराइल तो मजे में है। लेकिन अगर आप दोनों तरफ के अखबार और वीडियो देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि नुकसान ईरान का भी हुआ है, लेकिन ईरान की बर्दाश्त करने की क्षमता ज्यादा है। इजराइल का जो नुकसान हुआ है उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। और जहां तक मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का सवाल है, उन्होंने जो शोरूम बनाए हैं, उन शोरूमों में जो नुकसान हुआ है, उससे एक बात साबित हो गई है कि अमेरिका उनकी मदद नहीं कर सकता। और अगर इस जंग में वो शामिल होंगे तो जो पूरा मार्केट पिछले 25-30 साल में उन्होंने बनाया है, वो सारा का सारा खतरे में आ जाएगा। इसलिए सबसे बेहतर तो यही होगा कि सब मिलकर अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाएं कि ईरान ने जो मांग की है, थोड़ा आगे पीछे करके उसको मान लो। अगर वो मानते हैं तो दुनिया का भला है, और अगर नहीं मानते हैं तो ये जंग कहां तक खिंचेगी ये कोई नहीं जानता। और जंग जितना खिंचेगी मिडिल ईस्ट कंट्रीज और इजराइल के लिए, उसको बर्दाश्त करना उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। तो अभी फिलहाल इतनी ही बात की जा सकती है। आगे जैसे जैसे जो भी डेवलपमेंट होंगे, मैं लगातार आपको उनसे अवेयर कराता रहूंगा, लगातार अपडेट करता रहूंगा। एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे तेज होने का या सबसे ज्यादा वीडियो बनाने का दावा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन सबसे सही खबर देने की कोशिश मैं लगातार करता रहूंगा। मेरी पूरी टीम लगातार करती रहेगी। बहुत शुक्रिया।